नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं कमलदीप सिंह बजाज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आपका देशभक्ति भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे प्रोजेक्शन मैपिंग या तो लेजर मैपिंग या लेजर शो जिसे बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूं। अगर आपको लेजर शो या प्रोजेक्शन मैपिंग देखना है तो जब आप टिकट बुक करवा रहे हैं तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि SOU कैंपस और यहाँ हेलीपैड पे आप बैठ के देखना चाहते हैं तो वहां पे बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है, वहां पे आप बैठ के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप ये लेजर शो देख सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि आप सिर्फ प्रोजेक्शन मैपिंग की टिकट्स नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने की टिकट्स के बारे में मैं आगे बताता हूं, जिससे आप प्रोजेक्शन मैपिंग देखने के ऑप्शंस के बारे में भी जान सकेंगे। एकता नगर गुजरात के 2 और अट्रैक्शंस के व्लॉग भी मैंने बनाए हैं। व्लॉग नंबर 66 जो कि है डिटेल्ड व्लॉग सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क या जिसे लोग जंगल सफारी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डिटेल व्लॉग मैंने बनाया है व्लॉग नंबर 67 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। आप ये 2 व्लॉग जरूर देखें और व्लॉग्स को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग्स कैसे लगे। तो विस्तृत जानकारी ले लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट्स के बारे में। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करवाएं www.soutickets.in पर, जिससे SOU के दूसरे अट्रैक्शंस देखने के टाइमिंग स्लॉट सिलेक्ट करने का और एडवांस बुकिंग का ऑप्शन प्राप्त होता है। और विशेष में आपको किसी टिकट्स की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑफलाइन आप एकता नगर आकर भी टिकट्स बुक करवा सकते हैं, श्रेष्ठ भारत भवन से, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क से और अन्य स्थलों से जहां टिकट काउंटर्स अवेलेबल हैं। मगर इन ऑफलाइन टिकट काउंटर से आप सिर्फ करंट डे की ही टिकट्स बुक करवा पाएंगे, और वो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI पेमेंट से। कैश कहीं पे भी अलाउड नहीं रहता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिंपल टिकट, जिससे आपको सिर्फ SOU का एक्सेस मिलता है, जिसके चार्जेस 3 to 15 ईयर्स के लिए ₹90 एंड अबव 15 ईयर्स के लिए ₹150 रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इस टिकट में SOU की एंट्री के साथ आपको व्यूइंग गैलरी तक जाने का लाभ मिलता है। सरदार साहब की प्रतिमा के सेकंड और थर्ड बटन के बीच एक गैलरी बनाई गई है जो कि 135 मीटर्स पर है और वहां लिफ्ट से जाया जाता है, उसे व्यूइंग गैलरी कहते हैं। और चार्जेस की बात करें तो 3 to 15 ईयर्स के लिए है ₹230 एंड अबाउ 15 ईयर्स के लिए ₹380। थर्ड ऑप्शन जिसे एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, इस ऑप्शन में स्किप द लाइन और बाईपास द लाइन अवेलेबल रहता है, जो आपको एक्सप्रेस एंट्री दिलवाता है SOU में एंट्री के समय और व्यूइंग गैलरी में लिफ्ट से जाने और आने के समय। चार्जेस की बात करें तो अबाउ 3 ईयर्स के लिए समान चार्जेस हैं और वो हैं ₹1030। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने जैसे बताया 3 ऑप्शंस के बारे में, तो उनमें से आप किसी भी ऑप्शन की टिकट बुक करवाते हैं तो आपको बुकिंग के समय 2 ऑप्शंस और मिलते हैं। एक प्रोजेक्शन मैपिंग SOU कैंपस और दूसरा प्रोजेक्शन मैपिंग हेलीपैड ग्राउंड। तो आप इन 2 जगह में से सिलेक्टेड प्लेस पर बैठ के प्रोजेक्शन मैपिंग देख सकते हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग देखने के लिए एंट्री शाम 6 बजे से शुरू हो जाती है और प्रोजेक्शन मैपिंग शो शुरू होता है शाम 7 बजे, जिसका ड्यूरेशन करीबन आधे घंटे का रहता है। और अगर आप भूल गए हैं और आपने कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया तो जो बस बे का पार्किंग है वहां पे सबके लिए फ्री है, आप वहां पे बैठ के भी प्रोजेक्शन मैपिंग देख सकते हैं। रोशनी, संगीत और इतिहास के संगम से सजी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात की ये भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग, ये भारत की एक आत्मा का उत्सव है। अगर ये अनुभव आपको एक पल के लिए भी गर्व महसूस कराए तो उस एहसास को आगे बढ़ाइएगा। केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया और शेयर करें ताकि ये अद्भुत प्रस्तुति हर भारतीय तक पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि यहाँ सफर भी है, कहानी भी है। केडी बजाज फिल्म्स, जहाँ भारत चमकता है, रोशनी में भी और एहसासों में भी। तो घूमिए मेरे साथ और देखिए मेरे साथ।
विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार का पार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बाबू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर देता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र मन, तुम स्वीकारो साकार। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी झारखंड के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ। बालक वल्लभ करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेरबाग से। 2 बच्चों, बेटी बहन और बेटे लाया भाई को जन्म देने के बाद झवेरबाई असहाय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह का था। पीरियड का इम्तिहान पास करके वो उनको आदत कर लिया। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में पढ़ाने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई।
तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक कस्म से भूरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में टूट पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्यशाला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की तस्वीर खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नाम सत्याग्रह और दादी पूछने वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया? जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश फिल्मों की जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानीय सरकारें बनाई। किंतु सरकार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, रुकेंगे अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थी। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6 हथौड़े लेकर एक नए भारत को उकेरा है।
स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उनके विभाजनवादी अधिकार को अभी भी कर रहा था। जब देश एक खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायु बयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती दी। सरकार चाहते थे कि देश की एक इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा उठाकर मना कर 565 रियासतों को सरकार ने अपनी सूझबूझ सदा शंका संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान ग्रंथ अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में घुल जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभरकर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणातीत भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं की नतमस्तक हो जाती है। देश को बढ़ाते रहो कोई शत्रु देखते हैं कि अपने गांव को 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी का 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का फ्लोर बना।
सिर्फ 6,500 ब्रॉन्ज के बॉक्सेस लगाए। To feed so fast and the ocean is building the smart and innovative कितना सामान और टेक्नोलॉजी 70,000 metric tons में 11,500 metric ton reinforcement steel, 6,000 metric ton structural steel और 3,700 metric ton rod। जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कितने साल तक चलता है। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उनकी महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक दुआ है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक वचनपूर्वक है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत।
national anthem. Angel.